संगीता के मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। ये बात उसको उसका पति अमर कहता है कि अब तो खुश हो ना, अब हम चलें। संगीता उसको हाँ में उत्तर देती है और ये इशारा देखकर संगीता का उसका पति अमर कार की ओर बढ़ता है। लेकिन ना जाने संगीता के मन में क्या आता है। वो पत्थर उठाती है और उसी दिशा में फेंक देती है जहां पर उसको हरगिज वो पत्थर फेंकना तो दूर, वहां पर देखना तक नहीं चाहिए था। अमर ये देखकर कुछ गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वो फिर से कोई रिएक्ट कर पाता, कुछ कह पाता, संगीता एक और पत्थर उठाती है और वो फिर से उसी दिशा में दे मारती है। अब अमर संगीता का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये क्या पागलपन कर रही हो, जल्दी से चलो यहाँ से। संगीता शायद उस समय अमर के गुस्से को महसूस करती है और अब कोई रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जो अनहोनी घटनी थी वो घट चुकी थी। जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अब इनका अपनी कार की तरफ वापस जाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि किसी को छेड़ा था इन्होंने और उसका अंजाम अब इनको भुगतना ही पड़ना था। लेकिन संगीता ने ऐसा क्या किया, किसको पत्थर मारे, कौन सी जगह पर आए थे, क्यों आए थे, ये सब आपको इस किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक जरूर कीजिए, जैसे लाइक का प्रेस करेंगे बटन आपको हाइप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको भी जरूर आप प्रेस कीजिए ताकि ये वीडियो प्रमोट हो सके। इसके अलावा कमेंट में आप फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा पूरा सुनने के बाद। अब हम बढ़ते हैं इस किस्से की ओर। और अमर और संगीता, जैसा मैंने कहा, दोनों पति पत्नी है। अब अमर की शादी होती है और दोनों बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं। संगीता बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं होती, लेकिन अमर काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होता है और एक बैंक में अच्छी जॉब कर रहा है। तो ये बेसिकली दोनों फ्लैट में रहते हैं बेंगलुरु के। अब अमर की कुछ व्यस्तता ऐसी है कि शादी होने के बाद ये कहीं पर हनीमून तक नहीं जा सके। इसका मलाल संगीता को बहुत ज़्यादा था। कोशिश तो करता है अमर कि भाई टाइम निकाल ले, लेकिन बैंक पे वो हाई पोस्ट पे था, ऊंची पोस्ट पे था, उसकी वजह से जिम्मेदारियां भी ज़्यादा थी, तो वो टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब ड्यू तो था हनीमून। जैसे तैसे करके ये टाइम निकालते हैं और गोवा के लिए रवाना हो जाते हैं। संगीता के शौक कुछ और थे। कहने का मतलब है कि आमतौर पर ठीक है, उसको भी बीचेस घूमना, पहाड़ों में घूमना, ये सब कुछ तो पसंद था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको एक और शौक भी था जो तकरीबन हर एक लड़की को नहीं होता। आमतौर पर खुराफात करते करते लड़कों में ऐसा शौक आ जाता है, लेकिन लड़कियों में बहुत कम देखने को मिलता है, और वो शौक था हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करना। गोवा में कुछ ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिनके बारे में काफ़ी मशहूर है। एक ऐसा हॉन्टेड होटल भी है जिसके बारे में मुझे नाम लेकर उस होटल के बारे में मेरे जो सब्सक्राइबर थी, आई थिंक वो सुन रही होंगी, उन्होंने बिल्कुल विस्तार से बताया था और उसको मैंने कवर भी किया था। गोवा का एक होटल, तो अगर आप चाहें तो स्क्रॉल करके उस एपिसोड को, उस किस्से को भी सुन सकते हैं, लेकिन मैंने होटल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। खैर, तो जैसा मैंने कहा कि संगीता का शौक था कि हॉन्टेड प्लेसेस को विज़िट करना, एक्सप्लोर करना। अब शादी नई नई हुई थी तो संगीता ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में अमर से बात की नहीं थी। लेकिन जब उसको पता लगता है कि गोवा में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हॉन्टेड लोकेशंस है, इंक्लूडिंग जैसे डिमोले हाउस भी सुना होगा आपने, इसी के भाई ने भी इसके बारे में बात की थी। तो और भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये हॉन्टेड है। अमर को संगीता कहती है कि हम उन जगहों पर विजिट करेंगे, लेकिन अमर सरासर मना कर देता है कि भाई ये क्या हुआ, हम हनीमून मनाने आए हैं, बीचेस घूमते हैं, बार्स जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ये क्या शौक है भाई हॉन्टेड प्लेसेस में जाएंगे। लेकिन संगीता जिद करती रहती है। जिद करने के बावजूद अमर मानता नहीं। अमर को लगता है कि भाई ऐसे ही बच्चों वाली जिद कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी। लेकिन उसको संगीता की नाराज़गी का शायद पता नहीं था, इसलिए वो जानता नहीं था कि संगीता जब गोवा से रवाना होगी अमर के साथ, तो वो इस नाराज़गी को भी साथ में लेकर जाएगी। अब सारी फ्लाइट के दौरान भी वो कोई बात नहीं करती। जब वो अपने घर में आ जाते हैं, बेसिकली ये फ्लैट नहीं था, अगर मैंने गलती से फ्लैट बोल दिया हो तो माफ़ करना, ये घर था, कॉलोनी थी। तो जैसा मैंने कहा कि अमर का जो
पे स्केल था काफ़ी अच्छा था, तो उसने घर खरीद लिया था और ये तकरीबन बेंगलुरु के आउटर एरिया में था। उसकी वजह से थोड़ा सा सस्ता भी था, लेकिन आबादी इसकी बेहद कम थी। अब उसकी थोड़ी सी मैं आपको लोकेशन की जानकारी आगे जाकर दूंगा कि किस तरीके की लोकेलिटी थी वो। खैर, अब ये घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के इसको अमर को संगीता की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। उसको लगता था कि वो भाई नाराज़गी छोटी होगी, लेकिन वो सच में एक सुदृढ़ नाराज़गी थी। संगीता का यही बस था कि भाई उसको अब बार बार तो गोवा जाना होगा नहीं, पहले ही हनीमून तकरीबन 2.5-3 महीनों बाद इन्होंने किया, और वो भी इतनी मुश्किल से, और अगर गए भी हैं तो उसकी मनपसंद जगहों को घुमा ही नहीं गया। वहीं अमर का पर्सपेक्टिव था कि भाई माहौल का फ़र्क होता है। अब हम हनीमून में जा रहे हैं तो ऐसी जगह पर घूमना अच्छा लगता है, अगर कोई भूत प्रेत पीछे पड़ गया तो। खैर, अब संगीता का पर्सपेक्टिव ये था कि हॉन्टेड लोकेशंस पर उसको जाना तो बहुत पसंद था, लेकिन वो भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी। एक नॉस्टैल्जिया था कि भाई लोकेशंस जहाँ पर लोग डरते हैं, मैं वहाँ पर, एक होता है ना कि मैं वहाँ पर जाकर दिखाऊंगी कि कोई ऐसा नहीं होता, और बात करूंगी मतलब कॉन्फिडेंटली, इस तरीके का था। ऐसा नहीं था कि वो भूतों प्रेतों पर कुछ विश्वास करती थी या बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। इसी वजह से संगीता और अमर अब थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करने लग पड़ते हैं, और संगीता कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने ऐसा किया, आपने नहीं किया। तो खैर, अब धीरे धीरे दोनों में नाराज़गी कम होने लग पड़ती है, और अब बात करते करते अमर बेंगलुरु के आसपास की कुछ जगहों को स्क्रॉल कर रहा था कि चलो देखते हैं भाई यहाँ पर कोई ऐसा घर वगैरह होगा तो इसको रात को घुमा लूँगा, थोड़ा सा मेरा भी बचाव हो जाएगा। स्क्रॉल करते करते उसको हाईवे के पास एक पेड़ के बारे में पता लगता है। वो पेड़ बहुत बड़ा बरगद का एक पेड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर एक सुबह कई लोगों की लाशें लटकती हुई नज़र आई। उसके बाद यहाँ पर जो भी इस पेड़ के बारे में जानते हैं, रात के समय में रुकते नहीं हैं, और अगर उनको मजबूरी से वहाँ पर गुजरना भी पड़े तो वो उस पेड़ के पास अपनी गाड़ी, या अगर पैदल भी आ रहे तो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल हाईवे के साथ नहीं सटा था, हाईवे के बिल्कुल पास एक सड़क गुजरती थी, और वो सड़क में आगे जाके कुछ 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे था, मेन रोड पे नहीं था। तो जो भी बेसिकली गांव भी लगता होगा, तो वहाँ पर जो भी आने जाने वाले लोग थे, वो इस पेड़ के जो दहशत है इससे भली भांति वाकिफ़ थे, इसलिए वे फिर वो इससे दूरी बनाकर रखना ही सही समझते थे। खैर, अब ये जब सब कुछ स्क्रॉल करता है अमर, उसको थोड़ा सा डर तो लगता है कि भाई अब अपनी बीवी की इच्छा पूरी करते करते कहीं सच में किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन संगीता की जो बातें थी, उसको इससे ये लग रहा था कि ये विश्वास नहीं करती, ये जस्ट फर्स्ट एक नॉस्टैल्जिया होता है कि हाँ एक जगह को, लोकेशन को घूमना है, ऐसा। खैर, अब अमर जैसे तैसे करके उससे बात कर ही देता है। वो कहता है कि देख, एक लोकेशन मैंने ढूंढी है, ये कुछ हमारे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ पर देखने को कुछ ऐसी बिल्डिंग वगैरह तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एक पेड़ है जहाँ पर आज से कई साल पहले, मतलब आज़ादी के आसपास की बात है या उससे भी पहले की हो सकता है, अंग्रेज़ों ने कुछ जो आज़ादी के होंगे मतवाले, उनको मार दिया हो या कुछ जो भी हो, या ज़मींदारों की करतूत हो, ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसा है तो हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन एक मेरी शर्त है कि हम वहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तूने जो एक्सप्लोर करना है, जो पिक्स को, फ़ोटोज़ को खींचना है, जैसा मर्जी करके तूने देखना अपना कर लेना, बाद में हम चलेंगे, वहाँ पर तू अड़ेगी नहीं। अब संगीता कहती है कि कोई बात नहीं, आप बस मुझे लेकर तो जाइए। अब संगीता बड़ी एक्साइटेड थी, वेट हो रही थी सैटरडे नाइट की, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। तो उसको भी था कि पहले उससे ऐसा थोड़ी है ना कि सिर्फ पेड़ देखने जाएंगे, पहले थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, खाना वगैरह बाहर खाएंगे, फिर जाते जाते हम पेड़ की तरफ जाएंगे और वापसी करेंगे। इन्होंने ऐसे ही किया, और जब ये पेड़ के पास पहुंचे तो तकरीबन 12:30 के आसपास का समय हो चुका था। अब ये पेड़ को जब देखता है ना अमर, तो उसको तो सच में डर लगने लग पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ उसने फ़ोटोज़ में देखा था वो उससे कुछ ज़्यादा ही डरावना था। आसपास झाड़ियाँ थी, एक स्लैब बनी हुई थी पेड़ पर, बहुत पुरानी स्लैब, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि पहले किसी ज़माने में यहाँ पर लोग रेस्ट करते होंगे, बैठते होंगे। और जैसा मैंने कहा कि एक समय ऐसा भी आया कि जहाँ पर इस पेड़ से लाशें लटकती हुई नज़र आईं। शायद आज उन लाशों की आत्माएं, आज उन लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अमर इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था, और
संगीता वो तो इन सब बातों को मजाक समझती थी। अब अमर सच में एक चीज नोट करता है कि भाई अगर उसके आसपास कोई गुजर रहा है ना, तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे रहा है। दूसरी ओर इसने जो गाड़ी है वो स्टार्ट करके रखी हुई थी, शीशा नीचे किया हुआ था ताकि जो गाड़ी की हेडलाइट है उससे बिल्कुल रोशनी हो सके। अब क्या होता है, कुछ समय बाद वो जो लाइट है वो फ्लिक करना शुरू कर देती है, और बैटरी वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, नई गाड़ी थी, उसकी वजह से बैटरी का ऐसा इशू हो नहीं सकता था। ऊपर से गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी स्टार्ट होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैटरी डाउन हो जाए। अब वो गाड़ी फ्लिक कैसे कर रही थी, जैसे कोई डिपर कर रहा होता है, नाइट डिपर दे रहा होता है। इसको लगता है कि यार कोई वायरिंग वगैरह में या कुछ ऐसा इशू तो नहीं आया। जल्दी से गाड़ी में जाके बैठता है, देखता सब कुछ ठीक था, लेकिन लाइट जो है वो फ्लिक कर रही थी और अचानक से एकदम लाइट बंद हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट थी लेकिन लाइट बंद हो जाती है। अब इसको लगता है कि भाई ये फंस तो नहीं गए, हम वापस कैसे जाएंगे? अगर गाड़ी की लाइट ख़राब हो गई तो फिर भाई रात को गाड़ी कैसे चलाएंगे? अब इस समय में ना तकरीबन तकरीबन कुछ 20 मिनट के आसपास का समय हो चुका था, और वो संगीता को कहता है कि चलो चलें यार, मुझे लगता है गाड़ी में ना कोई समस्या आ गया। संगीता पूछती क्या हुआ, तो वो कहता है कि ऐसा से यार लाइट नहीं चल रही, अभी तेरे सामने लाइट फ्लिक की है और डिपर जैसी हुई है मूवमेंट, उसके बाद लाइट बंद हो गई। खैर अब संगीता थोड़ी उससे मजाक करने लग पड़ती है कि भूत आ गए, क्योंकि आमतौर पे मैंने सुना है कि जब भूत आते हैं ना तो ऐसे ही कुछ होने लग पड़ती है। अब अमर जो है वो सच में थोड़ा सा डर रहा था, उसको डर लगने लग पड़ा था। आसपास का माहौल सर्दी ना होने के बावजूद थोड़ा सा सर्द तो हो रहा था, और जो मूवमेंट वो देख रहा था आने जाने वाले व्हीकल्स की, वो भी इस जगह के आसपास आके एकदम से तेज़ हो जाती थी। जैसे अब आमतौर पर लगता है ना कि वो लाइट दिखाई दे रही है किसी गाड़ी की, वो धीरे धीरे पास आ रही है, जैसे ही कुछ दायरे के पास है एकदम से तेज़ से निकल के आगे जाके फिर स्लो हो जाती है। अब थोड़ा सा अमर उसको कहता है कि भाई जल्दी चलते हैं, कोई मुझे लग रहा है गाड़ी का भी ठीक कराना है, यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक होगा भी नहीं, जैसे तैसे करके हाईवे पर गाड़ी चढ़ाएं फिर देखते हैं। अब ये ना मोबाइल की लाइट जो है वो ऑन कर लेता है, और अचानक से जब इधर उधर थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा होता है, उसको झाड़ियों में दो लोग दिखाई देते हैं। अब वो दो लोग दूर होने की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे अब जो मोबाइल की लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ तो होते नहीं कि सीधा रोशनी पड़े और उनको नज़र आ जाए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ दो परछाइयों जैसा है, हालांकि ये प्रिटेंड कर रहे थे कि दो लोग खड़े होंगे। एकदम से अमर का दिल दहल जाता है, अरे अरे अरे, ये क्या है? उसको ये नहीं लगता कि भूत होगा, प्रेत होगा, उसको ये लगता है कि कोई चोर लुटेरे तो नहीं है। तो वो संगीता को कहता है, संगीता मेरी बात सुन, चलते हैं। तो संगीता कहती क्या हुआ? कहते हैं वो देखो ना दो लोग खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ा है। तो संगीता उसके कहते हैं अरे भूत समझ रहे हो? कहते हैं भूत नहीं समझ रहा, मुझे लग रहा है चोर लुटेरे ना हो, ऐसा ठीक नहीं है, हम तो है भी नहीं हत्थे हैं, मतलब महंगे मोबाइल हैं, गाड़ी है, तो समझा कर बात को। तो संगीता कहती है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे खड़े हैं जैसे बुत बने होते हैं, और अभी हमने अभी नोट किया, पहले तो इस तरफ मेरा ध्यान गया भी था, गाड़ी की रोशनी जब ज़्यादा थी तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, अब कैसे नज़र आ रहे हैं? अमर कहता है कि ये जो टाइम है बातें करने का है नहीं, जल्दी से तू मतलब कर कर जल्दी से, अभी जो भी है समेट, मतलब जो भी होगा अपना पैकअप जैसे टाइप होता है करके निकल। अब संगीता कहती है ठीक है, लेकिन जैसे ही संगीता मुड़ती है उसके मन में पता नहीं क्या आता है। वो एक पत्थर उठाती है और उन परछाइयों की ओर मारती है। ये देखकर अमर दंग रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, संगीता को रोक पाता, संगीता फिर से एक पत्थर उठा के उनकी तरफ मारती है, हंसने लग पड़ती है। लेकिन अमर बहुत गुस्से में था, वो बड़े गुस्से से संगीता की बाजू पकड़ता है, उसको कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही है तुम? संगीता अब इस गुस्से को महसूस कर पा रही थी, वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है। अब वो अमर जो कुछ ही दूरी पर गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले शायद वो सोचता है कि मैं एक बार अगर अपोलॉजी फील कर दूं, उसी तरफ दोबारा मोबाइल घुमाता तो वो परछाइयाँ या वो जो भी इंसान थे वो थे नहीं। एक थोड़ा सा लंबा था, एक थोड़ा सा छोटा। ये सोचते हैं कि यार आवाज़ भी कोई नहीं आई, यहाँ गए कहाँ पे? अब सच में अमर और संगीता को भी डर लगने लग पड़ा था कि कोई गड़बड़ तो है। अब ये गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक इनको ऐसा महसूस हुआ, जहाँ कुछ सेकंड्स पहले हवा का एक कतरा तक नहीं था, हवा के एक झोंका कह सकते हैं नहीं था, बिल्कुल
सुनसान था, बिल्कुल गुम्मा छाया हुआ था। अचानक से वही पेड़ को पर हिलने की आवाज़ आती है, जैसे उस पेड़ पर कुछ चढ़ा है। ऐसा लगा टटर करके चढ़ा है कोई पेड़ पर। अब जैसे ही वो पेड़ को पार करके पीछे की ओर देखते हैं, ऊपर नज़र घुमाते हैं, टॉर्च करते हैं, तो अब उनको वही परछाइयाँ नज़र आ रही थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी। ये देख के अमर और संगीता दोनों दंग के दंग रह जाते हैं। आज पहली बार संगीता भी डर रही थी। शायद उसको भी एहसास हो रहा था कि भूत प्रेत सच में होते हैं। खैर, अब दोनों बिना समय गवाए गाड़ी में बैठते हैं। ये गाड़ी मोड़ता है और जब गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, अचानक से लाइट जल पड़ती है। शायद वो उस पेड़ के दायरे से बाहर आ चुके थे। जैसे ही ये बाहर यानी कि सड़क के मेन रोड की तरफ भगाना शुरू करते हैं, अब पीछे जब देखता है, उसको अभी भी पेड़ की तरफ से चार चमकती हुई लाइट जैसी कुछ चीज नजर आ रही थी। जब ये हाईवे पर चढ़ते हैं तो अमर संगीता को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या था। संगीता कहती है कि हो सकता है पेड़ पर पहले कोई बैठा हो। तो अमर कहता है अगर पेड़ पर पहले कोई बैठा होता तो जरा थोड़ी सी तो आवाज आनी थी। और उनकी आंखें कैसे चमक रही थी? मैंने सुना भूत प्रेतों की आंखें चमकती हैं। तो संगीता कहती है आंखें तो पक्षियों की भी कई चमकती हैं, जानवरों की भी चमकती हैं। अमर कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो हम पर हमला करते, कोई आवाज़ निकालते, लेकिन वो तो ऐसे जैसे हमें देख रहे थे। और तू इतनी बड़ी पागल है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तूने पत्थर क्यों मारे? संगीता कहती है मैंने तो बस ये जानने के लिए किया था, अगर पत्थर मारूंगी थोड़ी हिलचल करेंगे तो कहते अगर वो सच में कोई लुटेरे होते और हम पर हमला कर देते, हमारी लाशें तक नहीं मिलनी थी, किसी को पता तक नहीं लगना था कि हम कहाँ गए। फिर मार लेती पत्थर और फिर घूम लेती हॉन्टेड जगहों को। संगीता ये सुन के थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करती है कि शायद उसको ये करना नहीं चाहिए था। खैर, अब ये जैसे तैसे करके कुछ समय बाद घर पहुंचते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और अब ये बस सोने की तैयारी कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि अब इनको जो लोकेलिटी है वो बताता हूँ कि कॉलोनी टाइप था और इनका जो घर था, इनके घर के बिल्कुल सामने एक घर था, आसपास बिल्कुल खाली प्लॉट्स, इनके आसपास भी बिल्कुल खाली प्लॉट्स, और कहीं दूर जाकर तकरीबन 10-15 प्लॉट्स बाद ही घर दूसरे शुरू होते थे। जैसा मैंने कहा कि सस्ता भी इसलिए मिल गया था। और ये कॉलोनी बेसिकली अभी बन रही थी, गेटेड कॉलोनी थी, तो ऐसा सिक्योरिटी का कोई बहुत ज़्यादा इशू था नहीं। तो अब इनके घर के सामने का जो घर था वहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे और उनका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जो मैरिड थी, बेंगलुरु में ही थी। और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद इस घर को लिया था और इनकी ठीक थी, मतलब अच्छी बोलचाल थी, होनी भी थी, भैया आसपास घर कोई था नहीं, रह दे के यही आमने सामने वाला घर था। अब क्या होता है जब ये सोने लगते हो तो इनके घर की जो इनके रूम का जो खिड़की है ना वो बिल्कुल फ्रंट फेसिंग, बिल्कुल उस घर को उससे घर नज़र आता था, यानी सड़क की तरफ था। तो जब ये सोने लगते हैं और जब ये पर्दा आगे करने लगते हैं तो ये क्या देखते हैं कि उस घर के छत पर दो परछाइयाँ, चमकती हुई आंखें रोम करने इधर उधर भाग रही हैं, शायद अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। अमर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसके अलावा रूम में सिर्फ संगीता थी, घर में सिर्फ संगीता थी, और अगर ये दोनों डर गए तो फिर दिक्कत हो जानी थी। जल्दी से वो पर्दा आगे करता है और सो जाता है। अब सुबह जैसे मैंने कहा कि संडे था और नेचुरली बात है लेट उठने का सिस्टम होता है, लेकिन अब जो इनकी नींद है बहुत ऊंची ऊंची किसी के रोने से टूटी, जैसे कोई औरत रो रही थी। अब जैसे ये उठते हैं, चौंक के उठते हैं कि क्या हुआ, और ये टाइम देखते हैं तो टाइम कुछ सुबह के 6 बजे के आसपास का था। हल्का हल्का दिन चढ़ रहा था और ये हैरान होते हैं कि भाई ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जैसे ही ये सामने देखते हैं, सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। एक लड़की रो रही थी जिसको ये भली भांति पहचानते थे, जो वो ही बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी थी। उनका बेटा, उनका दामाद उस लड़की यानी अपनी वाइफ को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। और कुछ ही समय बाद 2 एम्बुलेंसेस आ जाती हैं। अब उनकी आवाज़, उन एम्बुलेंसेस का शोर इस बात की गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत सीरियस हुआ है। ये जल्दी से संगीता को उठाते हैं और कहते हैं देख कुछ दिक्कत हुई है, मेरे हिसाब से सामने घर में कोई बात हुई है, शायद अंकल आंटी में कोई ज़्यादा बीमार हुआ और उनकी बेटे की रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे तो कुछ अनहोनी का डर लग रहा है। जल्दी से संगीता भी उठती है, ये दोनों जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो पता लगता है कि अंकल आंटी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही ये सुनते हैं इनके तो मानो
पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, ख़ास तौर पर अमर के। क्योंकि रात के समय में उसने जो 2 परछाइयाँ देखी थी वो अंकल आंटी के घर के सामने यानी उनके घर में ही अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। क्या कुछ इससे कोई लेना-देना है? क्या कुछ ऐसा है? अब ये जब सब कुछ होता है तो उनकी बेटी रोते-रोते इनको भैया बोलती थी, तो इनको अमर भैया देखो क्या हो गया? मैं मैं आपको रात को फ़ोन कर रही थी, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अमर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा तो फ़ोन चल रहा है। दीप्ति ये देख मेरा फ़ोन तो चल रहा है, बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फ़ोन फ़ोन क्यों कब कब कर रही थी मुझे फ़ोन? तो कहती है कि मैं आपको भैया कुछ 3:30 बजे के आस-पास फ़ोन कर रही थी। क्या हुआ? क्या क्या कुछ अंकल आंटी ने कहा था? कहती मुझे रात को पापा का फ़ोन आया था कि बेटा हमें बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मुझे और तेरी मम्मी को ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में हमारे सिवा भी कोई है। और वो हँस रहा है। अब समझ नहीं आ रहा था कौन है, कौन नहीं है। वो कहते हैं कि हम अमर बेटे को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा, तू करना। तो मैं कहती हूँ कि पापा आप सीधा चले जाओ घर। तो कहते हैं नहीं बेटा, मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा। जैसे ही मैं अपने रूम का दरवाज़ा खोलने लगता हूँ, झट से बंद हो जाता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो जल्दी से आ जा। लेकिन जब मैं पहुँचती हूँ, मम्मी पापा अपने प्राण त्याग चुके थे और उनकी आंखें ऐसी खुली हुई थी, उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई बहुत खौफनाक चीज़ को देखा है। खैर एम्बुलेंस आ चुकी थी, पुलिस आ चुकी थी, बॉडीज़ को लेकर जाया जा रहा था ताकि पोस्टमार्टम में पता लग सके कि क्या क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है। और अब इस घर में सिर्फ रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। अमर और संगीता ये भी दोनों अंकल आंटी को माँ बाप जैसा ही एक सम्मान देते थे, क्योंकि अब उनके माता पिता भी गांव में रह रहे थे, वो आ नहीं सकते थे। तो जैसे एक अच्छा रिलेशन था दोनों का। तो अभी अमर अपने आप को कोस भी रहा था, लेकिन अमर को कोई कॉल आई नहीं थी, ना ही अंकल की कॉल आई थी और ना ही दीप्ति की यानी उनकी बेटी की कॉल आई थी। तो फिर अमर ये सोचता है कि ऐसा क्या। इन सब में सभी रो रहे थे, सभी गमगीन थे, सभी दुखी थे। इनमें से अमर भी एक था, लेकिन वो साथ के साथ परेशान भी था, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि उसने एक खौफनाक चीज़ को देखा था। और वो चीज़, जैसा मैं फिर दोहराता हूँ, सेम चीज़ उसने उस पेड़ पर देखी थी और पहले झाड़ियों में 2 परछाइयाँ। खैर अब ये अमर को भी शायद ये सोचने का समय नहीं था या इन चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस करने का समय भी नहीं था। जो होना था हो गया, शायद हार्ट अटैक आया या कुछ आया, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वहाँ पर यही आया कि दोनों को कार्डियक अरेस्ट आया। लेकिन एक साथ कैसे? अमर ने सोचा कि हो सकता है कि पहले एक को आया होगा और उसी सदमे में दूसरे की भी मौत होगी। सोचने को क्या है, जो मर्जी सोचा जाए। अब ना ये सब चीज़ें सोच के अमर काफ़ी परेशान था और वो अपने आप को बिल्कुल डाउन फील कर रहा था। साथ के साथ संगीता का भी यही हाल था। खैर अब ये दिक्कत, अब जैसे एक तो ये था कि पहले उनके घर के सामने चहल पहल रहती थी और अब वो घर बिल्कुल वीरान पड़ चुका था और उसके साथ ही 2 मौतें भी। सामान भी उन अंकल आंटी का वहीं के वहीं। अब जब 13वीं वगैरह हुई, भोग हुआ, मतलब क्रिया 17वीं सब कुछ हुआ, तो फिर अमर ने दीप्ति से बात की कि दीप्ति ये घर अब क्या है। तो दीप्ति कहती है मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें तो कुछ है नहीं। खैर अब लीगली तौर पर तो दीप्ति का था। तो अमर कहता है कि फिर क्या मतलब, खाली रहेगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डाउन होगी बहन, और साथ के साथ ही लोगों की जितने मुँह जितने बातें। दीप्ति कहती है हाँ ये बात तो है। तो अमर कहता है कि ऐसा करो, अगर हो सके तो रेंट पर इसको कर दो। दीप्ति ठीक है, अभी ऐसा माहौल भी नहीं था बहुत बातें करने का, लेकिन संसार तो चलता ही रहता है। तो दीप्ति भी कहती है ठीक है, मैं रेंट पर करने के लिए कर देती हूँ। अब ना उसके बाद दीप्ति और अमर की बात कम होनी शुरू होगी, या पहले भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब अमर ने, संगीता ने 3-4 बार उनको कॉल की, बीच में एक आधी बार रिस्पॉन्स किया और बहुत ज़्यादा
रिस्पॉन्स किया नहीं। एक आधी बार जब रिस्पॉन्स किया भी तो दीप्ति ने कहा कि यहाँ पर रेंट के लिए लोग आते तो हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि ऐसे मम्मी पापा की डेथ हुई है तो वो ना डर जाते हैं। और मैंने तो सबको ये कहा कि अगर कोई बिल्कुल फर्निश्ड सा सामान लेने की ज़रूरत भी नहीं है, एक एक चीज़ ज़रूरत की सामान है, लेकिन कोई भी आता नहीं है। उस दौरान दीप्ति की बातों से अमर को ये महसूस होता था कि शायद दीप्ति नाराज़ है उससे, इतनी इंटरेक्टिव बात नहीं करती थी जैसे पहले होती थी। तो शायद अमर को महसूस होता है कि अभी ये समय की हेर फेर है। शायद दीप्ति को लगता है कि अगर मैं उस समय सही समय पर फ़ोन पिक कर लेता या मुझे पता लग जाता तो आज मम्मी पापा उसके जिंदा होते। संगीता से बात की जाती है और संगीता कहती है कि अभी रहने देते हैं उसको, उसके हाल पर छोड़ दो। जब उसका नाराज़गी दूर होगी, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो फिर हम बात करेंगे। खैर अब ये जो दिनों की बातें थी महीनों में बीत चुकी थी और बेंगलुरु की लाइफ है बहुत फास्ट है। यहाँ पर तो लोगों को अपना ध्यान नहीं रहता तो किसी का ध्यान क्या रखेंगे। तो अब धीरे धीरे बात होनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी और तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे। कभी कभी संगीता बताती थी कि मैंने देखा बालकोनी से कि कोई ब्रोकर आया और रेंट वगैरह पर दिखाने के लिए लेकर आया, तो फिर इनको इंतज़ार रहता कि शायद अब कोई नया यहाँ पर आ जाएगा रेंट पर या फिर कोई बिकने के लिए, जो भी होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखते देखते कुछ 7 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 7 महीनों में खास तौर पर अमर की ज़िंदगी वैसी नहीं रही। अमर को कई बार उस घर के आसपास परछाइयाँ नज़र आती थी। हालांकि अपने घर में कभी उसको परछाई नज़र नहीं आई, कभी संगीता पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कभी उसके अपने, हालांकि उसको फिजिकल असोल्ट नहीं किया गया उस परछाइयों के द्वारा, लेकिन वो ऐसा था कि जैसे उसकी तरफ देखती हैं। शायद कहीं ना कहीं अमर को इस बात की आदत पड़ चुकी थी। अब एक दिन अमर रात को आता तो उसको थोड़ी सी चहल पहल दिखाई देती है उस घर में। तो वो संगीता से पूछता है कि लाइट्स वगैरह जल रही हैं। तो संगीता कहती है हाँ, यहाँ पर ना एक हस्बैंड वाइफ आए हैं हमारे जैसे ही, और खाली आती हैं, मतलब सामान वगैरह शायद इनका कपड़े कपड़े होंगे क्योंकि आपको पता ही कि सारा फर्निश्ड है। तो अमर कहता है चलो बढ़िया बात है, शुक्र है घर बस गया दोबारा से। तो मैं एक बार ना फ़ोन करता हूँ दीप्ति को और उसको पूछता हूँ कि कौन आए हैं ऐसा। तो ये ना दीप्ति को फ़ोन करते हैं और दीप्ति फ़ोन पिक नहीं करती। एक दो बार ट्राई करते हैं लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। खैर अब ये सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई, अब अभी तक नाराज़गी दूर नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब अगले दिन संडे होता है, ये ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं और इनके घर पर बेल नॉक आती है, नॉक होता है और देखते हैं कि सामने एक आदमी है, एक औरत है। इनकी तरफ देख के बड़े अच्छे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नमस्ते करके कहते हैं कि हम इस घर में रहने के लिए आए हैं। तो ये बड़ी खुश होती है संगीता कि आइए, हम अभी नाश्ता कर रहे थे, बड़ी सही समय पर आए हैं। खैर वो आते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो लड़का था उसका नाम सुबोध था और लड़की का नाम साधना था। अब ये दोनों कहते हैं कि हम ऐसे बेसिकली आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं और हमें जी बड़ा अच्छा घर मिल गया। अब अमर कहते हैं कि हाँ, दीप्ति ट्राई तो कर रही थी। और दीप्ति से आपकी डायरेक्ट बात हुई या फिर ब्रोकर से हुई? तो ये दोनों ना एक दूसरे की शक्ल ना, ब्रोकर से बात हुई। हमें तो पता नहीं मालिक कौन है, हमने तो एग्रीमेंट साइन किया बस, जो भी खैर बात होती है। अब इसमें जो वो साधना है वो नोटिस करती है कि जो संगीता है वो प्रेग्नेंट है। अब ये वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी जहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल से, मतलब कहते हैं ना जुम्मा जुम्मा, इन दोनों को ही पता लगा था, अमर और संगीता को, कि संगीता प्रेग्नेंट है। जब वो संगीता की तरफ देख के कहती है ना, अरे ये तो बधाई बन गई, मैं कहती हूँ आपके ट्विन होंगे, एक लड़का एक और लड़की। अब जब ये बात ऐसे देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखते हैं संगीता और अमर, और कहते हैं मतलब समझे नहीं, आप प्रेग्नेंट हो ना। अब फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मैंने कहा जैसे बड़ी इनिशियल स्टेज थी, बेबी बम्प भी नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। और ऊपर से एक लड़की जो इनको, एक औरत जो इनको पहली बार मिल रही है और कह रही है कि ट्विंस होंगे, वो भी एक लड़का एक लड़की। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात थी, अभी तो इनिशियल स्टेज थी जैसे मैंने कहा। खैर अब ये हंसती हैं, कहती है चलो ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे बात होनी शुरू होती है तो फिर ये थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं अमर की यहाँ पर अंकल आंटी रहते थे, पता नहीं बेचारों को क्या हुआ, एक रात ऐसे उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद तो बस हमारा ये छोटा सा आशियाना भी वीरान ही हो गया। तो ये हंस के कहते हैं सुबोध अब नहीं होगा, अब देखना आपको यहाँ पर कितना मजा आएगा हमारे साथ।
तो अमर वैसे ही कहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं कितने लोग रेंट के लिए या शायद खरीदने के लिए भी आए, लेकिन सबको डर लगता था कि यहाँ पर मतलब एक मौत हुई है, 2 मौतें हुई हैं, और वो भी बड़ी अजीब से तरीके से। और जैसे लोगों का वहम भरम होता ही है ना, तो वो सब चलता था। अब ना सुबोध कहता है, जी कोई बात नहीं जी, भूत प्रेत हमसे नहीं पंगा ले सकते, हमारे पास ऐसी चीजें हैं, हम ना भूत प्रेतों को तो एक पल में उनको ना खत्म कर देंगे। अब जैसे ही ये बात करते हैं, 5 लोग हंसते हैं। 5 लोग कैसे? हंसने तो 4 चाहिए थे, अमर, संगीता, सुबोध और साधना। लेकिन एक और हंसने की आवाज आती है, बड़ी भारी सी। जैसे ही वो हंसने की आवाज आती है, अमर भी इधर उधर देखता है, या मानो कि चारों जाने इधर उधर देखने पड़ते हैं कि हमारे चारों जानों के अलावा हंसा कौन। जैसे मानो कोई प्रेत बैठा हो और वो इनकी बात सुनकर हंसा हो कि तुझे बताऊंगा मैं कि हमें कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है। खैर, अमर को सुबह बड़ा फनी लगता है, साधना भी कब स्वभाव संगीता को अच्छा लगता है, और अब धीरे धीरे इनमें अच्छी मित्रता होने लग पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जब वो स्टेजेस आती है अल्ट्रासाउंड की, जहाँ पर ये इनको पता लगता है कि ट्विन है। लेकिन ये बात कैसे पता लगी साधना को? तुक्का था? क्या था? अब शायद ये बात का बिल्कुल आगे जाके इस बात के बारे में पता लगना था कि सच में लड़का लड़की होंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो कोई दिक्कत है, फिर तो कोई शक्ति है साधना में। इस बात पर ज़्यादा गौर तो किया नहीं जाता, और जब ये बात साधना और सुबोध को बताई जाती है तो वो भी बड़े खुश होते हैं कि देखा, एक बात तो हमारी ठीक हो गई, अब दूसरी बात भी हमारी ठीक होगी, लड़का लड़की दोनों होंगे। तो संगीता वैसे ही पूछती है कि आपको कैसे पता लगा दीदी कि मतलब ऐसे हमारे ट्विन है? हमें भी नहीं पता था। तो साधना बड़े अजीब से तरीके से कहती है कि हमें नहीं पता होगा तो किसे होगा, इसीलिए तो हम आए हैं। अब जैसे ही ये बात होती है तो बड़े अजीब से तरीके से इनको ना, दोनों को, अमर और संगीता को, एक जैसे सर्द लहर दौड़ जाती है शरीर में, ऐसा जैसे किसी ने सर्द तीरों के बांध छोड़ दिए इन पर। ये बड़े मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन उसी समय सुबोध माहौल बदलता है। अरे, इसके कहने का मतलब ये है कि अब आप 2 बच्चों की माँ बनने वाली हो। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज आपकी आगे जाती जाएगी, फिर उसके साथ इसकी केयर की ज़रूरत भी पड़ेगी संगीता की। तो अभी अब आपके पेरेंट्स तो आ नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो बता दिया था गाँव से है, तो वो इस यहाँ पर आएंगे नहीं, तो फिर कौन उनकी केयर करेगा? हम करेंगे ना। देखो, हमें किसी ने भेज दिया ना आपके लिए। अमर और संगीता दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन अमर एक छोटी सी बात नोट करता है। एक शब्द था जो शायद पूरा नहीं हुआ था। कौन सा शब्द? वो शब्द था कि आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि देखो, भगवान ने हमें भेजा है, परमात्मा ने हमें भेजा है, लेकिन भगवान परमात्मा का कोई जिक्र तक नहीं किया कि हमें किसी ने भेजा है। खैर, अब ये ज़्यादा इन चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी करते नहीं। जैसे जैसे संगीता की जो प्रेगनेंसी के वीक्स बढ़ते जा रहे थे, मंथ्स बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ अजीब से तरीके से बिहेव करने लग पड़ी थी। जैसे बच्चे जब उस स्टेज में आ चुके थे जहाँ पर बच्चे हिलना जुलना शुरू करते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है डॉक्टर्स को भी, और कहते हैं कि यार ये बात अगर दिक्कत आ सकती है कल को प्रेगनेंसी डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, बच्चों की मूवमेंट कुछ ज़्यादा है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ना सिर्फ जब उसकी तारीख पास आती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसकी सेहत भी अजीब से तरीके से हो रही थी। उसको वीकनेस आने लग पड़ी थी। गाँव से तो कांटेक्ट था कि ऐसे करना, लेकिन संगीता को बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो फिर संगीता और अमर ने एक सलाह बनाई कि क्यों ना हम साधना से बात करते हैं कि अगर वो कुछ दिन यहाँ पर ही रह ले तो थोड़ा सा हमें भी ठीक लगेगा, और तुम्हारी भी 24 घंटे केयर होगी। साधना से बात करते हैं तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं कि ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब साधना इसकी संगीता की केयर करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि संगीता की जो हालत है वो कुछ ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जो हालत है कुछ बदतर होने लग पड़ी। ये बात नोटिस करता है अमर भी, और फिर डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है।
जब डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, ये वो स्टेज थी जहाँ पर कुछ ही दिनों बाद अब डिलीवरी होनी थी, लेकिन डॉक्टर उनको एक बुरी खबर सुनाता है। डॉक्टर कहता है कि थ्रू आउट द टाइम हमें ये लग रहा था कि डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी, अगर ऑपरेट होगा भी तो कुछ हमें लगता नहीं था मेजर ऑपरेट होगा, क्रिटिकल ऑपरेट होगा, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि शायद दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि संगीता का जो बीपी है वो अब फ्लक्चुएट करना शुरू कर चुका है, और परहेज़ ये पूरा कर रहे थे उसके बावजूद जो मूवमेंट है बच्चों की कुछ ज़्यादा है, और इन्हें डर था कि कुछ अंदर ब्लीडिंग ना हो जाए, और अगर ब्लीडिंग होकर इन्फेक्शन होगी तो फिर माँ बच्चों या दोनों को, तीनों को खतरा हो सकता है। अब ये ना जब बात होती है तो ये डर जाते हैं। खैर जब ये घर वापस आते हैं तो ये आज बड़े परेशान थे। साधना जब देखती है तो कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो ये कहती है संगीता कि ठीक होता तो ऐसी हमारी शक्लें होती। अब ये सिलसिलेवार उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद सुबोध आ जाता है, तो फिर सुबोध कहता है कि देखो बात ऐसी है कि ये तो होगी डॉक्टरी सलाह। हमारे पास ना एक, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बच्चे जब होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए ना एक अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आप कहो तो हम वो करें। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। इस पॉइंट पर आकर इनका बिल्कुल ट्रस्ट बन चुका था कि साधना और जो सुबोध है, ये दोनों भले इंसान है, अच्छे इंसान है। ये कहते हैं ठीक है जैसा आप कहो। तो ये कहते हैं कि हाँ हम साधना की तैयारी करते हैं। खैर अब ये साधना की तैयारी करते हैं और फिर कहते हैं हम आपको बुलाएंगे इनके घर। तो जब ये इनको बुलाते हैं तो ये कमरे में देखते हैं कि एक चौकोर सी इन्होंने लाल रंग की एक डिब्बा सा बनाया, जिसमें कहते हैं कि आप दोनों बैठोगे, मतलब संगीता और अमर। लेकिन ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं, कोई भी भगवान की फ़ोटो नहीं, कोई भी धूप नहीं, कोई भी जोत नहीं, और कुछ अजीब से तरीके की चीज़ें थी। गुठलियों में कुछ ऐसी चीज़ें थी, बंद थी, जो इनको नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन गुठलियों की जो अ, चीज़ थी ना, मतलब बड़ी ख़राब थी, मतलब उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, पुरानी सी टाइप की। और जो वो लाल से रंग की जिन जो भी उन्होंने, मतलब जिससे वो उसको खींचा था, उसके आसपास बदबू आ रही थी। अमर ये देख के बड़ा हैरान होता है और कहता है कि भाई ये कौन सी साधना जहाँ पर ये जो भगवान की कोई प्रतिमा भी नहीं है, ना धूप बत्ती है, ना जोत है, ना कोई फूल है, ना पुष्प वगैरह, ना मालाएं हैं, कुछ नहीं है। तो ये सुबोध और ये हंस के कहते हैं अरे कुछ नहीं है, ये तो अब हमने बुरी शक्तियों का निवारण करना होता है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं। अरे छत्तीसगढ़ के कबीलों में भी ऐसी होती है और बड़ी पावरफुल है। अब ना अमर को कुछ महसूस होता है कि यार कुछ गड़बड़ तो है, मतलब ऐसा नहीं था कि उसको इन पर शक था, ऐसा था कि यार ये जो भी अर्चना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भाई इनके लिए हो सकता है ठीक हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि भी हमारे सनातन में बिना परमात्मा का नाम लिए, बिना भगवान का कुछ प्रतिमा रखे, उनका कोई रखे, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये क्या करते हैं, ये बहाना मारते हैं, कहते भाई 2 मिनट बैठोगे? कहता क्या हुआ? कहते भाई मेरा ना दूसरा मोबाइल रह गया, और कई बार क्या होता है कि कोई अर्जेंट फ़ोन आ जाता है तो फिर भाई वो उठाना होता है। तो सुबोध कहता है अरे बाबू क्या हो गया भाई, अच्छी बात है ना, मोबाइल बीच बीच में आएगा, परेशान हो। कहता है नहीं नहीं भाई वो बहुत अर्जेंट होता है। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ले आओ। तब तक ये बैठ जाती है संगीता। संगीता तब ये उस लाल जो खींची हुई लाइन थी उसमें बैठ जाती है। अब अमर के क्या आता है मन में, वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की प्रतिमा होती है। वो हनुमान जी की प्रतिमा को वहाँ से रिमूव करता है, उनके आगे जाता है, कहता है देखो बजरंगबली, हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है। अब आप ही देखेंगे क्या करना है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं आपको अपनी जेब में रख रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर वहाँ पर कोई दिक्कत हुई तो आप रक्षा करना, हम तो आपके सहारे अब जा रहे हैं वहाँ पे। अब क्या हुआ कि सारे का सारा समर्पण कर दिया अमर ने बजरंगबली को। अमर आता है और ये तब कुछ ना बड़बड़ाए जा रहे थे, और संगीता ना बड़ी हैरानी से अमर की तरफ देखती है कि ये क्या चल रहा है। अब जैसे अमर आता है ना तो कहते हैं, देख के उसकी तरफ, आगे तुम आंखें नहीं खोली? मैंने कहा ना देख के, मतलब एक हमारी इंस्टीट्यूशन होती है कि हम देख के नहीं, ऐसे आंखें बंद है, आगे तुम? अब अमर कहता हाँ जी।
बैठो। अब जैसे ही अमर उस लाल लकीर में पैर रखता है, ये जो बड़बड़ा रहे थे इनको पता नहीं क्या होता है, एकदम से ये ना बिल्कुल जैसे किसी को कोई बाहर आ जाता ना, हिलने लग पड़ते हैं। ये देख के संगीता और दोनों डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। ये ना ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ते हैं, दूर दूर ले जाओ उसको, दूर ले जाओ, जो तुम्हारे पास है क्या लेकर आए तुम, तुम्हें पता नहीं हमने तुम्हें कहा था कुछ लेकर नहीं आना। अब अमर को भरोसा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अमर जल्दी से जेब में से बजरंगबली की प्रतिमा को निकालता है और कहता है कि तुम हो कौन, तुम मुझे बताओ क्या चीज हो तुम। अब वो बड़े अजीब तरीके से हिली जा रहे थे, बैठे हुए थे। अभी दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। अब वो कह रहे थे पहले इसको दूर करो, इसको दूर करो, ये हमें मार देगा, जल्दी से दूर करो। अमर कहता है तुम हो क्या, ये तो बताओ। अब जैसे ही ये बात कहता है, जो वो हिल रहे थे अचानक से चुप होते हैं, इनकी तरफ देखते हैं, आंखें बंद थी, मतलब जैसे होता है ना अपना फेस करते हैं, मुस्कुराते हैं। जैसे ही आंखें खोलते हैं, आंखें चमकती हैं और देखते ही देखते वो दोनों परछाई में तब्दील हो जाते हैं और एकदम से जो खिड़की है उसके कांच को तोड़ते हुए बाहर दोनों परछाइयां। अब सहारा था तो हनुमान जी का, जो अभी अमर के साथ था, लेकिन अमर रिस्क नहीं ले सकता था। वो जल्दी से उसको पकड़ता है, संगीता को बाहर लेके जाता है, गाड़ी में बैठता है और रात के समय में जो मंदिर के पंडित जी पे आया जाया करता था उनके पास, उनको जाके सारी बात बताता है। पंडित जी कहते हैं कि बेटा मुझे लगता है खतरा भी टला नहीं है, तो जल्दी से इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जा। तो ये कहते हैं कि बहुत दूर है। पंडित जी कहते हैं दूर और पास की मत सोच। अमर कहते हैं कि डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है, कुछ ही दिनों की बात है, मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो पंडित जी कहते हैं कि बजरंगबली मैनेज करेंगे, तेरे साथ मैं चलता हूँ, क्योंकि उनको गाड़ी वगैरह चलानी भी आती थी, फ्लाइट्स वगैरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता था, जो कंडीशन थी संगीता की। तो ये जल्दी से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलते हैं और जो निश्चित समय होता है उस समय पर पहुंचते हैं। अब पंडित जी की जान पहचान वहाँ पर थी और वो पहले से बात करके रखते हैं। जैसे ही मंदिर के परिसर के अंदर जाने लगते हैं, संगीता को लेबर पेन शुरू हो जाती है। अब अमर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मंदिर लेकर जाऊं या इसको हॉस्पिटल लेकर जाऊं। अगर हॉस्पिटल लेकर गया तो पंडित जी कहते हैं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, सिर्फ कुछ ही समय की बात है। लेकिन अगर मंदिर लेकर गया, समय से इलाज ना हुआ तो तीनों मर सकते हैं। अमर बस रो रहा था और पंडित जी कहते हैं तूने कहा ना कि मैंने बजरंगबली को समर्पण किया है, तो विश्वास भी रख। ये वो समय था जब आरती होने वाली थी। जैसे ही आरती होती है, संगीता ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ती है और अचानक जैसे ही उसका मुंह खुलता है, उसके मुंह से काला धुआं निकलता है। जैसे उसके मुंह से काला धुआं निकलता है, वो बेहोश हो जाती है। पंडित जी कहते हैं अब चल। हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर अमर के ट्विंस होते हैं, लड़का और लड़की। अमर खुश था, जच्चा बच्चा सब ठीक थे, लेकिन अमर हैरान भी था कि ये सब कुछ हुआ क्या। अब पंडित जी कहते हैं कि ये तो जो हमारे महंत हैं वहाँ के, वो उनसे बात करेंगे। अब हॉस्पिटल में जब पंडित जी को तसल्ली हो जाती है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर महंत से बात की जाती है। तो फिर महंत इनको दिखाते हैं कि जो वो निकला था ना, मुंह से धुआं निकला था, ये वही परछाइयाँ थी बेटा जिनकी बात तूने की थी, प्रेतों की, मुझे पंडित जी ने बताया था। अब वो हमारे कब्जे में, चिंता मत कर। फिर वो इनको थोड़ा सा डांटते भी है कि तुम इसको कहाँ से बुलाव को ले रहा है, और ये जो प्रेत होते हैं ये कई बार किसी नवजात बच्चे के रूप में अपने आप को, उसकी आत्मा को जैसे मार के खुद उसके या उसकी आत्मा को दरकिनार करके, आत्मा तो मर नहीं सकती, उसको अपने वो उनके अंदर आ जाते हैं। तो ये वही दो परछाइयाँ जो तुम्हारे उस पेड़ वाले कांड से भागी, उन्होंने उन बुजुर्गों को मारा। कोशिश की होगी उनके अंदर जाने की, वो शायद सह नहीं पाए था, और फिर एक छल रचा, एक माया जाल रचा। उनको पता था कि तुम्हारा बेटा और बेटी होने वाले हैं, और वो
उन दोनों में प्रेत के रूप में आ जाते। और अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हारे घर बेटा एक बच्चा और बच्ची नहीं, प्रेत और प्रेतनी पैदा होते हैं। आगे से कहीं भी किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर मत जाना। जब संगीता को ये बात पता लगी तो वो तो बिल्कुल शर्मिंदा हो चुकी थी, रो रही थी कि मेरी वजह से मेरे बच्चों पर हानि हो सकती थी। और उसने भी कसम खाई कि आज से कभी भी ऐसी खुराफात कभी नहीं करेगी। खैर, अब जब उनके बच्चे हुए तो दीप्ति भी आई। उनको पता लगा, दीप्ति बहुत खुश थी। और वो तो कहती थी कि मम्मी पापा ही एक बेटा बेटे के रूप में आ गए हैं। और फिर उसने बताया थोड़ा सा प्रेम ने कि अमर ने बताया कि तुम एक वो कोई रेंट वगैरह पे कुछ आए थे। थोड़ा सा उसने ऐसे बात नहीं की कि क्या कांड हुआ, उसको पता लग गया था। कहते कि रेंट नहीं, मुझे तो पता नहीं कोई कौन रेंट पे आया। तो अमर कहता सच में कह रही हो? कहता हाँ। अब अमर कहता है कि अच्छा, मुझे लगा कि शायद आए हैं। कहते तुम्हें कैसे लगा? कहते नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता था लाइट वगैरह ओपन है। कहते नहीं। अब जब ये दरवाजा मतलब गेट खोलते हैं और जब जाते हैं वहाँ पर अभी भी वही लाल निशान से बना हुआ डब्बे नुमा चीज़ और खिड़की का टूटा हुआ शीशा था। यानी कि जो कुछ हुआ था सच में हुआ था। दीप्ति हैरान थे कि ये क्या हुआ। अमर ने बात पलटी कि भाई अब ऐसे घर में कोई घुस गया होगा, कोई काला जादू वगैरह कर रहा होगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि घर को बेच दो या फिर रेंट वगैरह पे चढ़ा दो। तो दीप्ति ने बात मानी। जल्दी ही वो घर फिर बिक भी गया। आज भी वो उसी घर में रह रहे हैं, कभी उनको परछाइयाँ बाद में नजर नहीं आई और सब ठीक चल रहा है। उसके दोनों बच्चे हेल्थी हैं, बिल्कुल ठीक है। कभी उसको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ उन बच्चों में कोई अबनॉर्मल है। और संगीता, उसको उसका सबक मिल चुका था कि क्या करना है वो तो बात की बात है, लेकिन क्या नहीं करना ये बात उसको समझ आ गई। खैर, उम्मीद करता हूँ किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।